अस्सलामुअलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हम इससे बेहतर जवाब दे सकते हैं? अच्छी आवाज़ में जवाब आ सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बहुत बहुत शुक्रिया रजब भाई इस महफ़िल का इनेकाद करने के लिए, और सर बहुत नवाजिश, बहुत शुक्रिया इस इज़्ज़त मान और इतना कुछ हमें देने के लिए। अपने लिए ज़रा तालियां बजाइएगा कि आप लोग अपने लिए वक्त निकाल के यहाँ पे बैठे हुए हो, क्योंकि आज के दौर में इंसान अपने लिए वक्त नहीं निकालता। यहाँ पे नौजवान बैठे हैं, यहाँ पे कुछ मेरी उम्र के बैठे हैं, कुछ मुझसे सीनियर्स भी बैठे हुए हैं। अगर आप लोगों को बुरा ना लगे, अगर मैं चाहूँ कि आप लोगों को थोड़ी देर के लिए खड़ा कर लिया जाए तो आप लोगों को बुरा तो नहीं लगेगा? सर काइंडली अपनी सीट्स पे ज़रा खड़े। सर आप तशरीफ़ रख लें सर। अच्छा चलें, बहुत शुक्रिया। हम तमाम लोग खड़े हुए, सही हो गया। मेरे उस्ताद हैं कामरान रिजवी साहब, और उनसे एक मरतबा मेरी बात हो रही थी और उस गुफ्तगू के दौरान मुझे कहते हैं कि यार एक आयत है कुरान की कि जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने इंसानियत की जान बचाई, और जिसने एक इंसान को कत्ल किया उसने इंसान। कहते हैं इस आयत का मफ़हूम पता है तुम्हें? मैंने कहा सर बड़ा आम सा है, सादा सा है, हम उलमा से सुनते रहे हैं, आम तौर पे हमारी ज़िंदगियों में भी आता रहता है ये कत्ल और ये तमाम चीज़ें जो चल रही हैं उसी लिहाज से। कहता है यार शायद इसमें कुछ और चीज़ भी है, कोई एक और राज भी है, कोई एक और तर्जमा भी है। मैंने कहा जी बताइए मुझे, वो क्या तर्जमा होगा? कहते हैं कि यार किसी का जो एहसास है ना, किसी की उम्मीद, किसी का यकीन जब तुम तोड़ देते हो, तुम वो बंदा कत्ल कर देते हो। बहुत शुक्रिया। किसी का एहसास, उम्मीद, यकीन तोड़ देना, बंदा इंसान कत्ल कर देने के। देखे हुए ना ऐसे लोग जो कहते हैं वो छोड़ के चली गई तो अब ख़त्म हो गया हूँ। देखे हुए ऐसे लोग, ऐसे लड़के देखे हम लोगों ने अपने माशरे में, और ऐसे ही लोग नौकरी चली गई या पता नहीं क्या होगा, एक इम्तिहान में खुदा ना खास्ता फेल हो गया, पता नहीं क्या होगा, ज़िंदगी ख़त्म हो गई, उम्मीद टूट जाती है। इंसान जब नए सिरे से बनता है तो पहले से बेहतर होकर बनता। जिम में कभी कोई गया आप में से? कोई नहीं गया? आपका कोई दोस्त कभी किसी को देखा हुआ जिम में जाते हुए? आपको वहाँ का एक कानून बता रहा हूँ, या एक और भी पूछ लेते हैं, कभी किसी की हड्डी टूटी खुदा ना खास्ता, तो फ्रैक्चर हो गया, फ्रैक्चर हुआ है। मेडिकल का एक कानून बता रहा हूँ आप लोगों को, जब एक हड्डी टूटती है और टूट के दोबारा खुद से जुड़ती है, वो पहले से मजबूत होती है। ठीक है जी। जो लोग जिम में जाते हैं, अब वहाँ पे साइंस क्या है कि जो मसल्स हैं जब वो लगाते हैं गेम मसल्स की, वो मसल्स फटते हैं, टूट जाते हैं, फिर अगले दिन बाजू की गेम नहीं लग रही होती, फिर वो चेस्ट की गेम लगाएंगे, फिर वो किसी और हिस्से की गेम लगाएंगे। इसको रेस्ट दिया जाता है। क्यों? ये जब मसल टूट के फट के दोबारा इस्टेब्लिश होगा तो पहले से बड़ा ज़रा डोला शोला बना हुआ होगा। ठीक है। तो एक इंसान जो अभी अपना बारे में बता रहे थे कि मैं 2016 में कुछ और था और आज मैं बहुत बेहतर हो चुका अपने ऊपर मेहनत करके। सबसे पहली बात तो ये एक उस्ताद हैं। दूसरी चीज़, एक इंसान जो ट्रांसफॉर्म्ड इंसान है, जो इतना बेहतर इंसान है, इनके लिए तालियां ज़रा अच्छी वाली बननी चाहिए। वो वाली तालियां नहीं जो हम बैठ के बजाते हैं, ये तालियां और भी बेहतर हो सकती हैं। तो एक उस्ताद के लिए अच्छी वाली तालियां बजिए। सर बहुत बहुत शुक्रिया, तशरीफ़ रख लीजिए तमाम लोग। सर बहुत शुक्रिया। सर ने तकरीबन जो बड़े बड़े नाम हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, लर्निंग एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री के, वो नाम ले लिए। टोनी रॉबिन्स, एंथनी रॉबिन्स पुराना नाम है इनका, अब ये टोनी रॉबिन्स के नाम से पहचाने जाते हैं। बॉब प्रॉक्टर, बहुत बड़ी फहरिस्त है। आरिफ हनीफ साहब ये सामने मौजूद है। कैसर, इनमें से कितने लोगों को आप जानते हैं? इनमें से कितने लोगों को आप जानते हैं? ये जो सामने पोस्टर में लगे हुए हैं, कितने लोगों को आप जानते हैं? सर मेरी तस्वीर देख के कह रहे हैं? मैं भी हूँ आप। अच्छा, इसके अलावा जो पहली लाइन है इसमें से आप कितने लोगों को जानते हैं? कैसर अब्बास साहब, सोनू शर्मा और मुनीबा मिजारी। कौन? आरिफ अनीस साहब, शेख आतिफ साहब, और इनके अलावा रजब अली राजा साहब। ज़रा इनके लिए भी तालियां बजा दें, कितनी खूबसूरत महफिल का इनेकाद किया इन्होंने। दानिश खान, बाकी तमाम लोगों को हम नहीं जानते। अभी जो सर ने बात की थी, ये जो एंथनी रॉबिन्स साहब हैं, जिनकी ये किताब पढ़ी हुई है, अवेकन द जायंट विद इन,
कभी देखी किताब ये, कभी पढ़ी, कभी नाम सुना इसका? नहीं सुना। किताबें कितने लोग पढ़ते हैं आप में से? और ये कौन सी किताबें होती हैं? तारीख़ की और इस्लामिक, बहुत अच्छी बात है। और कभी दुनिया को समझने के लिए किताबें पढ़ी हैं? कभी इंसान को समझने के लिए किताबें पढ़ी हैं? तुम जो फिज़िक्स पढ़ रहे हो क्लास के अंदर, कभी इस नीयत से पढ़ी है कि मैं वो मैकेनिज़म्स पहचानूंगा जो मुझे खुदा की तरफ लेके जाएंगे? कभी बायोलॉजी इस नीयत से पढ़ी है कि जो इंसान खुदा ने हसन तकवीम के सांचे में ढाल के भेजा है, उस इंसान को बेहतर तरीके से समझने के लिए मैं ये किताब पढ़ूंगा? किसी ने? क्यों? जो अभी सर बात कर रहे थे, हमने अपने जहन पे ब्रैकेट्स लगाए हुए हैं। हमें सिर्फ मजमून पास करना है, हमें सिर्फ डिग्री हासिल करनी है, हमें बेहतर इंसान नहीं बनना। हमारी कंडीशनिंग ऐसी हो चुकी है, इसमें हमारा कसूर नहीं है, हमें सबक ही ऐसे दिए गए, हमारे लिए मयार ही ऐसा बना दिया गया। मैं इसलिए खुशकिस्मत हूँ कि एंथनी रॉबिन्स साहब जो हैं, टोनी रॉबिन्स, वो NLP की टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं और मैं भी अमेरिकन बोर्ड से सर्टिफाइड हूँ उन टेक्निक्स के लिए। और जो बातें अभी सर कर रहे थे सारी उसी से निस्बत रखती हैं। अगर मैं आप लोगों से पूछूं सर ने कितनी स्टोरीज़ बताई हैं आपको इस पूरे सेशन के अंदर, तो याद है किसी को? 3 से 4। और नाम बता सकता है कोई उनके? टोनी रॉबिन्स अपनी बताइए बिल्कुल। और इंडियन जो खातून थी उनका नाम किसी को याद है? सिन्हा। और चौथी स्टोरी? तो एक बुजुर्ग थे जो सफाई करते थे और वहाँ से कंपनीज बनाई थी उन्होंने, बॉब प्रॉक्टर। एक और भी स्टोरी थी जो सबसे पहले बताई गई। अब हुआ क्या है, जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, एक जो ह्यूमन माइंड है, जो एक ये ब्रेन है, ये जो डब्बा हमारे ऊपर फिट है, इसको हर सेकंड 3 मिलियन बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन मिलता है। कितना? 3। और 3 मिलियन कितना होता है उर्दू में अगर बताया जाए? 30 लाख। 30 लाख बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन हर सेकंड में हमारा दिमाग रिसीव कर रहा होता है। ये सामने लाइट मुझे मैसेज दे रही है, ये घड़ी, ये पंखा, ये तमाम रोशनियाँ, ये जो दीवारें हैं, जितने लोग बैठे हुए हैं, यहाँ से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ रही है। और यूँ समझ लें कि अगर एक तीली हो माचिस की, वो एक तीली अगर मुझे दी जा रही है, कोई एक बंदा देता जाए, मैं तीली लेके रख रहा हूँ, तीली लेके रख रहा हूँ, वो उन तीलियों की तादाद 50 कर दे, फिर वो 30 लाख कर दे, क्या मेरे लिए संभालना आसान होगा? 30 लाख तीलियाँ एक सेकंड में पकड़ के मैं संभालता जाऊँ? बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। तो कुदरत ने हमारे जहन में फ़िल्टर्स लगाए हुए हैं। परेशान नहीं होना इसलिए कि हम इतना संभाल रहे हैं, पूरी दुनिया का बोझ हमारे कंधों पे आ गया और हम सारी चीज़ें संभाल रहे हैं। कुदरत ने 3 फ़िल्टर्स लगाए हैं हमारे जहन पे। जो सर ने बात की थी मैं उसी को आगे लेके चल रहा हूँ। पहला फ़िल्टर, जो भी इंफॉर्मेशन आती हैं वो डिलीट हो जाती हैं, जो गैर ज़रूरी इंफॉर्मेशन होती हैं। यहाँ से सबसे करीब तरीन किसका घर मौजूद है? आपका? कितना फासला होगा अंदाज़न? रोड पार करो सामने आ जाता है। पैदल अगर जाएं तो कितना टाइम लग जाता है? 1 मिनट भी मुश्किल है। रास्ते में कितनी दुकानें आती हैं? मार्केट आ जाती है। उस मार्केट की हर दुकान का पता है आपको? एक दुकान का पता है? हाँ। और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन भी दाएं बाएं की सब पता है? दुकान पे जो लोग बैठते हैं उनके नाम शाम ये वो सब कुछ पता है? इतना नहीं पता। नाम कभी सुने हैं? सौदा शोदा ये वो सब कुछ होता है। वहाँ से गुजरते हुए अगर इनसे माइनर डिटेल्स पूछी जाएंगी ना तो ये नहीं बता सकेंगे। आई कैन बेट ऑन दिस। क्यों? सिर्फ मेरे मतलब की चीज़ें मेरे जहन में स्टोर होंगी और बाकी सब डिलीट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। आप अपने घरों से अपने स्कूल में जाते हैं, दफ्तर में जाते हैं, एक ख़ास हद तक चीज़ें याद रहती हैं, उसके अलावा जितनी गैर ज़रूरी चीज़ें हैं वो सारी ऑटोमेटिकली हमारा दिमाग डिलीट कर देता है। सेकेंड थिंग इज़ डिस्टॉर्ट। एक शख्स ने आपका फ़ोन नहीं उठाया, पहला ख्याल क्या आता है जहन में?
बिज़ी होगा। और अगर वो दूसरी कॉल भी नहीं उठा रहा, मस्ती कर रहा है, बाइक पे होगा, सो रहा होगा। सही है। और तीसरी मर्तबा भी नहीं उठा रहा तो नमाज का वक्त अगर हो तो फिर वो नमाज़ पढ़ रहा होगा। चौथी कॉल भी नहीं उठा रहा और आप बड़ी मजबूरी में है, बड़े पैनिक की सिचुएशन में, ज़रूरी है बहुत बात करना, साइलेंट हो सकता है। और किसी प्रोग्राम में उसे पता नहीं चलेगा। जानबूझ के, ये वो फितरी आंसर है जो हमारे जहन में चल रहा होता है, अभी हम बहुत अच्छे बन रहे हैं ना, मोतबर बन रहे हैं। नमाज़ पढ़ रहा होगा, सो रहा होगा, मसरूफ़ होगा, बाइक पे होगा, सोच रहे होते हैं फ़ोन नहीं उठा रहा है, इसको पता चल गया होगा मैंने उधार मांगना है। हमारे जहन में ये चल रहा होता है ना, जानबूझ के फ़ोन नहीं उठा रहा, कोई फटीक पड़ जाएगी इसलिए फ़ोन नहीं उठा रहा इस टाइम। होता क्या है कि हमारा जहन डिस्टॉर्ट कर देता है, उसकी जो भी रीज़न है, जो भी वजह है, वो जिस वजह से भी नहीं फ़ोन उठा रहा, वो एक तरफ रह जाएगी और ये खुद से कुछ ना कुछ इल्लत बना लेगा। अभी सर ने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था पर्सपेक्टिव का, उसको जाविया भी कहते हैं, उसको एंगल भी कहते हैं। समझ में आती है कि हम चीज़ों को किस तरह से परसीव कर रहे हैं, चीज़ों को किस तरह से देखते हैं। मिसाल के तौर पे सर ये सिर्फ पढ़ना है, बोलना नहीं है, क्या इंसान पढ़ लिया सर? सर क्या लिखा हुआ था, क्या लिखा था? 9। इन दोनों में से सही कौन है? इतना सा फ़र्क होता है चीज़ों को देखने में। बहुत शुक्रिया। हम अपनी ज़िंदगियों में हमेशा 6 देखते रहते हैं, जिसको 9 दिख रहा हो हम कहते हैं तू गलत कह रहा है, तुझे तो समझ नहीं आती, मेरी बातें तुम्हें समझ ही नहीं आती, पता नहीं क्या मसला है, मैं समझा के थक गई हूँ क्लासरूम के अंदर, तुम्हें ये सवाल समझ क्यों नहीं आ रहा, मैं तुम्हें इतने अरसे से बता रहा हूँ ये डील नहीं कर सकते, तुम्हें ये बात समझ क्यों नहीं आ रही, मैं ये कॉन्सेप्ट तुम्हें कब से देना चाह रहा हूँ, तुम्हें ये बात समझ क्यों नहीं आ रही। उसका जाविया अलग है, उसका पर्सपेक्टिव अलग है। और यही चीज़ हम अगर आज के अपने इस माशरे के अंदर लेके जाएं तो हम जो अपने मुल्की लेवल पे देख रहे हैं, जो फ़िरका वाराना चीज़ें हो रही हैं, जो सियासी पार्टीज़ के अंदर चीज़ें चल रही हैं, हो सकता है चीज़ एक ही हो, देखने के ज़ाविये मुख्तलिफ हों और हमें इस इख्तलाफ को कबूल करना नहीं आता, हम इस इख्तलाफ को कबूल करना सीख नहीं रहे। इख्तलाफ बहुत अच्छी चीज़ है, मैं अपनी बात रिपीट कर रहा हूँ, इख्तलाफ बहुत अच्छी चीज़ है। इख्तलाफ होगा तो रिसर्च होगी, इख्तलाफ होगा तो सवाल उठेगा, इख्तलाफ होगा तो उसकी नई दलीलें निकलेंगी, इख्तलाफ होगा तो क्रिटिकल एनालिसिस होगा। रुकना कहाँ है? जहाँ ये इख्तलाफ इंतशार बनता है, इसको इंतशार नहीं बनने देना। दूसरों को एक्सेप्ट करना सीखो। इसकी टर्म हम इस्तेमाल करते हैं सर, टू बी एम्पथेटिक। ठीक है जी, एम्पथी क्या होता है? यही चीज़ जो तुम्हें कह रहा है कि 9 है और तुम्हें 6 दिखाई दे रहा है, जाओ उसकी जगह पे बैठ के तो देखो, उस मकाम पे पहुंच के तो देखो वो क्यों 9 कह रहे हैं। और हम ऐसा नहीं करते, हम अपनी कुर्सी पे जमे रहते हैं, हम अपने नुक्ते पे खड़े रहते हैं कि नहीं ये 6 ही लिखा हुआ है, ये 9 नहीं है, या ये 9 ही लिखा हुआ है, ये 6 नहीं है। उस कुर्सी पे जाके देखो वहाँ क्या दिखा था, वहाँ पे 6 ही दिखाई देगा। यहाँ पे आएंगे तो यहाँ 9 दिखाई देगा। ये जावियों का खेल है। और ये जाविये कैसे बनते हैं? जिस तरह इस दिमाग को आप खुद ट्यून कर लेते हो, हम इसको ट्रेनिंग भी कहते हैं, हम इसको फ्रेमिंग भी कहते हैं। आप अपने दिमाग को किस तरह से बना लो। एक शख्स है जिसको नमाज में बड़ा लुत्फ़ आता है, एक है बहुत जल्दी जल्दी में नमाज अदा करता है सिर्फ वाजिब की नीयत से, फ़र्ज समझ के। दोनों में फ़र्क है किस चीज़ का? उस नमाज के हवाले से जो उसके ज़ाविये बने हुए हैं उसका फ़र्क है। अदा दोनों एक ही रब के सामने कर रहे हैं, एक ही खुदा को सजदा कर रहे हैं। एक कह रहा है ये ख़त्म करके मैं अपना काम करूं, दूसरा कहता है यार मज़ा आ गया, आज क्या मुलाकात हुई है यार। और फ़र्क कहाँ पे है? यहाँ पे।
सोच का, ज़ाविये का। वो नमाज आपके लिए अहमियत क्या रखती है? कुरान की आयत हैं, एक सिर्फ पढ़ लेता है और नाज़रा के बाद मिठाई बांट देता है कि जी हमारे बच्चे ने कुरान मुकम्मल कर लिया। दूसरा कहता है नहीं, तुम हिफ्ज़ करोगे और इसको समझ के इस पे अमल करोगे। दोनों में फ़र्क किसका है? एक के लिए वो सिर्फ़ एक किताब है और दूसरे के लिए ज़िंदगी का असूल है। फ़र्क किस चीज़ का है? ज़ाविये का। हम चीज़ों को डिस्टॉर्ट करने लग जाते हैं, मेरी बात समझना ही नहीं चाहते। मेरे बॉस को पता नहीं क्या मसला है, मेरी बात उसको समझ ही नहीं आती, मेरी तो प्रमोशन के ख़िलाफ़ है वो। पता नहीं मेरे दोस्तों को मुझसे क्या मसला है, हमेशा आके मुझे बुरा भला ही कहेंगे। ये डिस्टॉर्शन है। ये है दूसरा फ़िल्टर। तीसरा फ़िल्टर है जनरलाइजेशन का। औरतों से सुना हुआ सब मर्द एक ही जैसे होते, सुना हुआ? ये जनरलाइजेशन होती है। ये तो होता ही इस तरह है। वो जो सर बात कर रहे थे कि 1 मील 4 मिनट में ही होगा, उससे पहले हो ही नहीं सकता। उस सब के सब ने यही सोचा हुआ था। उसके बाद एक आया था जिसने अपना ज़ाविया बदला। देखने की नज़र तब्दील करनी होती है। तुमने रूमी बनना है या तुमने शम्स बनना है, ये इख्तियार तुम्हारे हाथ में दिया गया, या तुमने आम ज़िंदगी गुजारते रहना। रूमी और शम्स की मुलाकात का वाक़या मैं अक्सर कोट कर रहा होता हूँ, वो है सबके जहन में। मौलाना रूमी बहुत बड़े स्कॉलर, बहुत बड़े वक्त के आलिम दीन, हत्ता कि जो अमीर वक्त था, जो हाकिम वक्त था, वो उनसे पीछे रहा करता था। इतना बड़ा नाम इल्म की दुनिया का। एक दिन बैठे हुए एक नदी, एक दरिया, अपने हौज़ के किनारे किताबों का अंबार लगा के, और एक फ़कीर, फटे पुराने कपड़े, बिखरे हुए बाल, बड़ी हुई दाढ़ी, गलीज़ सा चेहरा, हम अगर उसको इस्तेमाल करें इस लफ्ज़ को, और वो सामने आता है और हाथ में जो है उसको ज़मीन पे मार के कहता है कि मुझे कुछ सवाल करना है। मौलाना रूमी के पास वो इल्म की आबा थी, वो इल्म की चादर थी, वो पैरहन थे जो इल्म ने उनको ओढ़ाए थे। वो किताबों की सयाहियों में वो जो माथे उन्होंने और अपने बाल सफ़ेद कर लिए थे, वो तमाम चीज़ें उनके पास मौजूद थीं। और उस इल्म के रुतबे को नज़र रखते हुए उस शख्स की तरफ यूँ देखते हैं गौर से, वे सोचते हैं ये क्या सवाल करेगा। मौलाना ने कहा कि अच्छा कर सवाल, क्या सवाल करता है? शम्स तबरेज़ ने पूछा है कि ये क्या है, ये जो किताबों के अंबार लगाए हुए ये क्या है? अब मौलाना उसकी हैसियत देख रहे हैं, उसका कद काठ देख रहे हैं, उसका लिबास देख रहे हैं, और दाढ़ी से, वो मट्टी से भरी हुई दाढ़ी देख रहे हैं, वो बिखरे हुए उलझे हुए बाल देख रहे हैं, और उसको वही जवाब देते हैं जो अगर हम में से कोई होता तो देता, और कहते हैं कि ये वो है जो तू नहीं जानता, ये वो है जो तू नहीं जानता। अब शम्स तबरेज़ को ज़रा जलाल आया, हाथ में लाठी थी, पीछे वो पानी था, और उसने उसी लाठी से वो सारी किताबों को धक्का दिया और पानी के अंदर। और ये वो दौर है जब प्रिंटिंग प्रेस नहीं थे, हाथों से स्याहियों से किताबें लिखी जाती थी, जो पानी लगेगा तो बह जाएगी, घुल जाएगी। शम्स तबरेज़ ने वो किताबें जो शायद दुनिया में सिर्फ एक ही नमूना मौजूद था, एक ही नुस्खा मौजूद था, कहाँ फेंक दिया? मौलाना को पक्का यकीन हो गया। कहते मैं पहले ही समझ रहा था तू जाहिल है, अब तो मुझे यकीन हो गया कि जाहिल है। तुझे पता ही नहीं है कितनी कीमती किताबें तूने ज़ाया कर दी, तुझे इल्म ही नहीं है, जाहिल इंसान। शम्स कहता है थम के मौलाना, आहिस्ता आराम से। शम्स आगे बढ़ा, किताबें उस पानी में से खुश्क किताबें उठा के बाहर रखना शुरू कर दी। पानी में से खुश्क किताबें उठा के बाहर रखना शुरू कर दी। अब मौलाना हैरान हुए और पूछे कि ये क्या है? और शम्स पानी में से खुश्क किताबें। अब मौलाना ने पूछा ये क्या है? और शम्स कहता है ये वो है जो तू नहीं जानता। अंग्रेज़ी में एक कहावत इस्तेमाल की जाती है, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। कभी लिबास को देख के इंसान का अंदाज़ा नहीं लगाना कि इसके अंदर क्या है। तुम्हारे महल्ले के अंदर जो जूतियाँ सी रहा है, तुम नहीं अंदाज़ा कर सकते वो किस मर्तबे और मकाम पे फ़ायज़ है। तुम्हारे महल्ले के अंदर जो पिंसार की दुकान में बैठा हुआ है, तुम उसके मर्तबे का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तुम्हारे स्कूल का जो चौकीदार है,
तुम नहीं कह सकते कि ये जाहिल इंसान है, ये कितना आलिम है, या इसका कितना मर्तबा होगा। ये सारे जाविये हैं और सोशल स्टेटसेस हैं जो हमने ख़ुद बना लिए हैं। जो सर ने बात की थी बिलीव्स की, 3 चीज़ें चाहिए होती हैं एक्सीलेंस के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। एंथनी रॉबिन्स को ले लीजिए, बॉब प्रॉक्टर को ले लीजिए, कासिम अली शाह साहब को ले लीजिए, कैसर अब्बास साहब को ले लीजिए। मैं अगर पाकिस्तान की आपको मिसाल दूं, कैसर अब्बास साहब कॉर्पोरेट ट्रेनिंग का बहुत बड़ा नाम है, और अगर मैं आपको सिर्फ पैसों में समझाऊं तो आई डोंट नो ये एथिकल होगा या नहीं, लेकिन ये बंदा वो है जो एक दिन की ट्रेनिंग का 10 से 15 लाख रुपया लेता है। कितना लेता है? और ये एग्जेक्टिव और प्रीमियम कोचिंग सर्विसेज देता है पाकिस्तान में। पाकिस्तान के वाहिद 3 स्पीकर्स या कोचेज़ ऐसे हैं जिनको इतना मुआवजा मिलता है, उनमें से एक कैसर अब्बास साहब है। बचपन में वालिद फ़ौत हो गए, वालदा इस दुनिया से चली गई, MBA किया एक बहुत ही रिप्यूटेबल यूनिवर्सिटी से, बड़े मेहनत करके मुश्किल हालात गुजार के। जिस यूनिवर्सिटी के अंदर से MBA किया था वहीं पे जाके जॉब के लिए गए हैं इंटरव्यू देने, और हालत ये है कि अपने जूते नहीं है पहनने के लिए, अपनी बहन के जूते पहन कर गए थे, और ख़ुद बताते हैं कि हमारे पास जूते नहीं थे, मैं अपने को जूते पहन के जाता, मैं अपनी बहन से उधार लेके जूते पहन के गया वो इंटरव्यू देने के लिए। टीचर की जॉब के लिए, एक एडमिन की जॉब के लिए जाके अप्लाई करने गया था, नहीं मिली। मैं उसी यूनिवर्सिटी के अंदर चाय बनाने वाले की जॉब पे लग गया हूँ कि कुछ ना कुछ आना शुरू हो जाए। गए किस लिए थे? और नौकरी कौन सी? चाय बनाने वाले, और कैफ़े में होते हैं ना, कहते हैं मैंने वो नौकरी ले ली थी क्योंकि हालात ये थे कि मुझे कुछ ना कुछ कमाना था। ये वो लोग हैं जिन्होंने 3 चीज़ें सीखी हैं और अब सिखा रहे हैं कामयाबी के लिए। हमारे यहाँ मसला ये, आज के माशरे में बहुत कुछ आप लोग भी सुनते होंगे कि मोटिवेशनल स्पीकर्स ने हमारा माशरा ख़राब कर दिया और बच्चों को पता नहीं कहाँ से कहाँ लगा दिया, और कहते हैं तुम सब कुछ कर सकते हो। तुम कर सकते हो, लेकिन उसका तरीक़ाकार है। वो सिर्फ एक नुक्ता है जो तुम्हें मोटिवेशनल स्पीकर बता सकता है, और वो जो तुम्हें तब्दीली लेके आ सकता है। हम जब कोचिंग कर रहे होते हैं, हम उन स्ट्रेटजीज़ पे काम कर रहे होते हैं, तो 1 घंटे का सेशन है, उसमें वो तुम्हारी ज़िंदगी इस तरह से नहीं बदल सकता कि तुम्हें तरीक़ाकार भी बताए। 3 चीज़ें चाहिए होती हैं कामयाबी के लिए। आखिरी बात करूँगा और उसके बाद मैं इंशाल्लाह इख्तिताम कर दूँगा इसका। कितनी चीज़ें? अगर एक कुक आपने देखना हो कि जो बहुत कमाल का शेफ़ है और उससे आपने कढ़ाई सीखनी है कि ये पूरे धमयाल और इस पूरे इलाके के अंदर इससे बेहतर कढ़ाई कोई नहीं बनाता, ठीक है जी, आपने उससे सीखनी हो ना कि कौन सी रेसिपी और किस तरह से बनानी, और ऐसी कढ़ाई मैं कैसे बना सकता हूँ। 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। सबसे पहले अज्जा, द इंग्रेडिएंट्स, कि वो इस हांडी में, इस कढ़ाई में क्या क्या कुछ इस्तेमाल कर रहा है। क्या चीज़ है सबसे पहली? अज्जाए तरकीबी जिसको कहते हैं, इंग्रेडिएंट्स जिनको कहते हैं अंग्रेज़ी में। दूसरी चीज़ है क्वांटिटी, कौन सी चीज़ कितनी मिकदार में इस्तेमाल कर रहा है। दूसरी चीज़ क्या है? क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे वही हांडी बना रहे होंगे, वही कढ़ाई बना रहे होंगे, लेकिन कितनी मिकदार में इस्तेमाल कर रहा है ये वही बताएगा जो सबसे बेहतरीन बना सकता है। तीसरी चीज़ है स्ट्रेटजी, पहले गोश्त गलाना है या पहले मिसाले भूनने हैं, टमाटर कब डालने हैं, प्याज कब डाल, भूख तो नहीं लग रही? अच्छा, प्याज कब गलाने हैं, मिसाले कब डालने हैं, गोश्त कब गलाना है, ये एक तरीक़ाकार होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि सब कुछ इकट्ठा एक ही मरतबा डाल दो और वही कढ़ाई बन जाए। ऐसा भी नहीं हो सकता कि गलत तरतीब से चीज़ें डालो और वही चीज़ बन जाए, वैसी ही तैयार हो जाए। हो सकता है ऐसा? नहीं हो सकता। तो किसी भी चीज़ की कामयाबी के लिए कौन सी 3 चीज़ें ज़रूरी हैं? अज्जा, मिकदार और सेंटेक्स जिसे कहते हैं, जिसे कोड कहते हैं, जिसे फॉर्मूला कहते हैं, जिसको स्ट्रेटजी कहते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर से आपको बता के जाता है कि ये कर सकते हो। अब तुमने करना क्या है? मॉडलिंग एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। मॉडलिंग क्या होती है? मॉडलिंग क्या होती है? किसी को कॉपी करना। एंथनी रॉबिन्स के जो उस्ताद हैं, ये उनको मॉडल करके वहाँ तक पहुँचे, बल्कि उनसे भी आगे निकल गए। आप उनकी स्ट्रेटजीज फॉलो करो, जहाँ तक वो लेके जाते हैं वहाँ तक जाओ, फिर उससे आगे निकल जाओ।
कामयाब और नाकाम इंसान में सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क है, बता सकते हैं वो क्या होगी? एक हद तक कोशिश, एक हद तक प्लानिंग, इसके अलावा द बेस्ट इज़ येट टू कम, डिटर्मिनेशन, हिकमत अमली, फार्मूला या सेंटेक्स जैसे हम हिकमत अमली कह रहे हैं, उसके अलावा कुछ जज्बा, सॉरी नसीब। हम नसीब पे भी बात करते हैं कि हम नसीब को क्या समझते हैं और वह असल में है क्या, उस पर ज़रूर डालेंगे। कामयाब और नाकाम लोगों में सबसे बड़ा फ़र्क किस चीज़ का है? नॉलेज, एनालिसिस, अच्छा बिल्कुल सही है। और कुछ? मेहनत। एक ही जैसा इल्म सबको मिल रहा है। इस रूम में जितने लोग बैठे हैं, मैं वही बात कर रहा हूँ जो एक बंदे के लिए है, जो आखिरी बंदे के लिए। ये चीज़ें सबके लिए एक जैसी हैं। अब यहाँ से जाने के बाद मैसिव एक्शन कौन लेगा? कामयाबी उसके पास। इट्स नॉट एक्शन, इट्स मैसिव एक्शन। तुम्हें अपनी हदें तोड़नी होंगी। तुम जो कहते हो ना कि यार मैं 10 घंटे से कम सोऊं तो सर में दर्द रहता है सारा दिन, फिर ये कम करके 6 घंटे पे लाओगे तुम। और ये कब होगा? जब अपने गोल सेट कर लोगे, फिर उसके इंग्रेडिएंट्स पता होंगे, फिर उसकी मिकदार पता होगी, फिर उसकी स्ट्रेटजी बनाओगे, फिर मैसिव एक्शन लोगे। फिर तुम ये नहीं सोच सकते कि यार पता नहीं मैट्रिक के बाद कौन से सब्जेक्ट उठाने हैं, पता नहीं ग्रेजुएशन के बाद नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। हम इक़्तिदार की बात कर रहे थे, जो मेरा मौजू था। ये सारी चीज़ें एथिकल वैल्यूज़ के साथ मुंसलिक हैं माजरत, उनके साथ मरबूत हैं। अपनी ज़िंदगी के अंदर मैसिव एक्शन लेना शुरू करोगे जिस दिन, वो उस स्टेट का तुम्हारा आखिरी दिन होगा। उसके बाद तुम्हारी ज़िंदगी बदलने वाली है, इसकी गारंटी मैं दे सकता हूँ। बहुत शुक्रिया। आई ट्रेन एंड कोच एंटरप्रेन्योर्स, बड़े बड़े इदारों के सरबराहान, उनके साथ हम ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, उनके अमले की ट्रेनिंग करवा रहे होते हैं, और जो एग्जेक्टिव्स होते हैं उनकी हम कोचिंग कर रहे होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के जो बड़े बड़े नाम हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सेक्टर के, उनके साथ मैंने काम किया हुआ है। फ़र्क सिर्फ एक जगह आ जाता है, रिएक्शन का है, और उसमें फॉलो अप्स होते हैं। अपने आप को कितना घसीटते हो। तुम्हें कहा गया ना नमाज के लिए उठो, फजर की नमाज़ पढ़ो तो पता चलेगा। दिन में 5 नमाज़ें पूरी कर देते ना, क्या ज़रूरत थी सुबह 4 बजे उठाने की? खुदा चाहता तो कर सकता था। जिसने हमें इस तरह से तरतीब दी है, वो चाहता तो सिर्फ दिन के इस दौरानिए में 5 नमाज़ें नहीं दे सकता था, दे सकता था। फ़र्क कहाँ पे आता है? जब तुम वो गर्म बिस्तर छोड़ के उठो ना नमाज के लिए, वहाँ पे पता चलता है ये बंदा कितनी इबादत करना चाह रहा है। मैं जज नहीं कर रहा किसी को कि जो जिसकी मिस हो जाती हैं वो ऐसा है या वैसा है, लेकिन फ़र्क तो है ना, फ़र्क तो है ना। जब वो बिस्तर छोड़ रहा है, जो उठ रहा है सर्दियों की उन सुबहों में, उसमें, और वो जो कज़ा की नीयत से बाद में पढ़ रहा होता है, दोनों में फ़र्क तो है ना कहीं। और ये फ़र्क किस चीज़ का है? ज़ाविये का। ये फ़र्क किस चीज़ का है? सोच का। ये फ़र्क है एक्शन का, और तुम्हें पहुंचना कहाँ है उसका। जब तुम्हें मंजिल का नहीं पता होगा तो तुम्हारी ज़िंदगी ऐसी ही गुजरेगी। यार अभी महीना पड़ा हुआ है, तैयारी कर लेंगे, अभी तो 3 हफ्ते रहते हैं, तैयारी कर लेंगे, यार हो जाएगी, कौन सा इतना काम। सारी ज़िंदगी आखिरी महीने में, आखिरी हफ्ते में तैयारी करके, आखिरी रात में हम तो तैयारी कर लेते हैं एग्ज़ाम की। और जो पूरा साल पढ़ के आया, हो सकता है वक्ती तौर पे उस पेपर में उसको बहुत ज़्यादा कामयाबी ना मिल रही हो, इन द लॉन्ग रन वो कामयाबी मिलेगी उसे, वो उसका मुकद्दर होगी। बहुत शुक्रिया सर। कौन सी एक चीज़ है जो हमें अपनी ज़िंदगियों में बदलनी है? अगर आज इस सेशन का अगर पूछा जाए क्रक्स क्या है, हम हर जगह सीख रहे होते हैं। सर के सेशन से मैंने बहुत कुछ सीखा है, और उसमें एक जो जुमला सबसे भारी था जो मुझे लगा तमाम जुमले ही बहुत बेहतरीन थे, वो ये था कि जो नाकामी और रुकावट है वो यहाँ पे होती है,
दुनिया में कहीं एग्जिस्ट नहीं करती। जब खुदा तुम्हें कह रहा है कि इस दुनिया को तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया, तो ये सब कुछ छोटा है, तुम बड़े हो। ये हर चीज़ उसकी मखलूक है और तुम अशरफुल मखलूक़ात हो। फिर तुम्हारे लिए कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, फिर तुम्हारे लिए कोई रास्ता ऐसा नहीं होना चाहिए जहाँ तुम्हें रेजिस्टेंस आ रही हो, फिर तुम्हारे लिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। फ़र्क किस चीज़ का है कि तुम अगर ये दावा करते हो कि मैं उनके नक्शे कदम पे चल रहा हूँ, क्या तुम इसलिए तैयार हो कि 40 साल लगा दो कि जब लोग तुम्हें ये मान लें कि सादिक और अमीन, और फिर दावा करो कि मैं एक अल्लाह की इबादत और उसका पैगाम लेके आया हूँ। 40 साल लग जाते हैं इस चीज़ को मनवाने के लिए, और हम कहते हैं हमें रात में कामयाबी मिल जाए। हम चाहते हैं हमें 1 साल के अंदर कामयाबियाँ मिल जाएँ। हमने वो तहम्मुल करना नहीं सीखा, हमने स्ट्रेटजी नहीं अपनाई। हम पढ़ तो लेंगे, हम महफ़िलों में भी जाएंगे, उलमा से बहुत इस्तिफ़ादा भी करेंगे, एक्शन कौन लेगा? जब तक एक्शन नहीं लोगे, जब तक बिस्तर से उठोगे नहीं, तब तक कामयाबी नहीं मिलने वाली। कुरान में खुदा कहता है कि मैं उसकी मदद करूँगा जो अपनी मदद आप करेगा। उसने मीज़ान लगा दी। और एक बहुत ही बड़े फ़लसफ़ी ने, एक बहुत बड़े इंसान ने एक मरतबा कहा था, अगर एक समंदर के अंदर 2 इंसान गिर जाएं, एक मुसलमान हो और एक यहूदी हो, दोनों में से बचेगा कौन? जिसे तैरना आता होगा। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है तवक्कल करना छोड़ देना है, बेशक वो बचाने वाली ज़ात है, लेकिन जो तैरना सीख के गया हुआ है, क्या उसको कोई फ़ायदा होगा उसका? यही फ़र्क है। और फिर हम ये सवाल कर रहे होते हैं क्यों मुसलमान इतना पीछे रह गए? तुम्हारे पास एक लेगेसी थी, तुम्हारे पास साइंस थी, कहाँ गया वो सब? मैंने एक्शन लेना छोड़ दिया। मैंने जो किताब पढ़ी है मैट्रिक के अंदर, इंटर के अंदर, वो सिर्फ इसलिए पढ़ी है कि मेरे नंबर अच्छे आ जाएं, बस। मैंने समझने की कोशिश ही नहीं की खुदा ने क्या क्या राज रख दिए हैं इस कायनात में। मैंने केमिस्ट्री सिर्फ इस नीयत से पढ़ी है कि मेरा इंटर का एग्ज़ाम पास हो जाए, बस। उस केमिस्ट्री को समझो ना, मेटाफिज़िक्स में जाओ ना, बायोलॉजी को समझो, और फिर देखो इस दिमाग के अंदर खुदा ने क्या क्या कुछ रख दिया। ब्रेक दोज बैरियर्स जो तुमने अपने लिए लगा लिए। हम जब कोचिंग की प्रैक्टिस में जाते हैं, इसको हम लिमिटिंग बिलीव्स कहते हैं। मैं ये कर ही नहीं सकता, मैंने कहाँ टॉप करना है यार, कैसी बातें कर रहे हो। मैं 1 साल के अंदर या 1 महीने में 10 लाख रुपए कमा सकता हूँ, हो ही नहीं सकता। हमारे तो पूरे मोहल्ले में, पूरे ख़ानदान में आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया। ये चीज़ें आती हैं जहन में। वो तो अमेरिका में रहता है ना, वो इसलिए ले लेता होगा 50 लाख महीने की सैलरी। पाकिस्तान में तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम अमेरिका नहीं जा सकते। मैं ये नहीं कह रहा, वो अमेरिका सिर्फ एक मिसाल के तौर पे इस्तेमाल कर रहा हूँ। यहाँ पे लोग नहीं कमा रहे, इतना कमा रहे हैं और इससे ज़्यादा भी कमा रहे हैं। तो ये लिमिटिंग बिलीव्स हैं, ये बैरियर्स हैं जो हमने अपने जहन में ख़ुद बना लिए हैं। इनको तोड़ने की ज़रूरत है। और मैं आपको मोटिवेट करके नहीं जा रहा कि आप रात में ही खरबोपति हो जाओगे। मेहनत करनी पड़ती है। एक फार्मूला है कामयाबी का, जो ये 3 कुलिये, जो 3 चीज़ें आपको बताई हैं, इनके ऊपर अमल करोगे और सही तरीके से अमल करोगे, अपने गोल सेट करोगे और उसको फॉलो अप करोगे, तो ये कामयाबियाँ मिल सकती हैं। वरना सारी ज़िंदगी यही सोचते रहोगे कि फ़लाँ आमिल के पास जाएं और वो को दम कर दें, सवेरे पेपर पास हो जाए हमारा। ठीक है, फ़लाँ बाबा जी हमें कोई नुस्खा दे दें और सुबह हमारा जो इम्तिहान है वो पास हो जाए। ऐसा नहीं होता। इवन जब तुम्हें वो कोई नुस्खा दे भी दें, तब भी मेहनत करोगे तो कुछ हासिल करोगे। समंदर में से बचेगा वही जिसे तैरना आता होगा। आखिरी बात सिर्फ करूँगा मुकद्दर के हवाले से, जो आपने नसीब की बात की थी। मैंने पहले भी कहा था मैं आखिरी बात कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ी सी लंबी हो गई। अब ये आखिरी बात है। लक इज़ वेयर अपॉर्चुनिटी मीट्स प्रिपरेशन। जहाँ तुम्हारी तैयारी उस मौके के साथ मिलेगी, वहाँ पे तुम्हारा नसीब है, वहाँ पे तुम्हारा मुकद्दर है। अपॉर्चुनिटीज़ सब के लिए आती हैं। ये दुनिया सब के लिए खुली हुई है। खुदा एक का नहीं है, वो रब्बुल आलमीन है। वो किसी से हक छीनेगा नहीं कभी भी। फ़र्क इस चीज़ का है कि तुम तैयार कितने थे, तुमने मेहनत कितनी की हुई थी। एक बिज़नेस डील के अंदर बैठे हुए हो, तुम कितनी तैयारी के साथ गए हुए हो,
ये फ़र्क पड़ता है कि तुम वो बिज़नेस डील क्रैक करोगे या नहीं करोगे। एग्ज़ामिनेशन सेंटर के अंदर एग्ज़ाम पूरी क्लास का हो रहा है, फ़र्क किसका पड़ेगा? तुम कितनी तैयारी करके बैठे हो। उसमें से कुछ एक चांस होता है कि कुछ चीज़ें तुम्हारे जहन को क्लिक कर जाती हैं, कुछ रुक जाती हैं, कोई सवाल ज़्यादा अच्छा याद किया, वहाँ पे कहीं ना कहीं एक वो फ़र्क आ जाता है। लेकिन लक इज़ वेयर अपॉर्चुनिटी मीट्स प्रिपरेशन। अपनी तैयारी पूरी रखो इस दुनिया के लिए भी, और क्योंकि अमल किए बगैर कुछ नहीं मिलने वाला। मैं अगर बैठ के कहता रहूँ नमाज 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 नमाज, हो जाएगी? या कोई कहता हो कि हो जाएगी? सवाब मिल जाएगा उसका? कब मिलेगा? जब मैं अदा करूँगा। अमल के बगैर उसने ये मयार बनाया है, मैं उसको चैलेंज नहीं कर सकता। अपनी ज़िंदगियों के अंदर अमल लेके आओ, मैसिव एक्शन लेना स्टार्ट करो अगर अपनी ज़िंदगी बदलनी है, क्योंकि सिर्फ तुम एक वाहिद इंसान हो जिसको फ़र्क पड़ेगा तुम्हारी पोजीशन से, तुम्हारी स्टेट से, तुम्हारे बिहेवियर से। किसी दूसरे को फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हर किसी ने अपनी अपनी कब्र में जाना है, हर किसी ने अपना अपना हिसाब देना है, हर किसी ने अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। दूसरों को तंग करके गुजारो या अपनी और दूसरों की ज़िंदगी बेहतर करके गुजारो। और एक चीज़ याद रखना, तुम्हारी ज़िंदगी तब से अच्छी होना शुरू हो जाती है जब तुम दूसरों के लिए फ़ायदेमंद होना शुरू हो जाते हो। ज़िंदगी में दूसरों के लिए जितना फ़ायदेमंद हो जाओगे, तुम्हारी वर्थ, तुम्हारी वैल्यू, तुम्हारा मकाम उतना बढ़ जाएगा। आप तमाम लोगों की समाअतों का बहुत बहुत शुक्रिया, ख़ास तौर पे सर का और रजब भाई आपका, कि आपने ये बेहतरीन और ख़ूबसूरत महफ़िल का इनेकाद किया। और उम्मीद है कि हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बातें समझ सके होंगे और ऐसी होंगी जिन पे हम अमल करेंगे। करना हमने अपने लिए है, किसी की दूसरे की ज़ात को फ़ायदा नहीं पहुँचाना। बहुत बहुत शुक्रिया, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।